अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूं आपका मेज़बान हसन लियाकत। आज मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के माबेन और ये जंग के कौन सी टीम पहली पोजीशन पे पहुंचेगी और इस जंग में मुल्तान सुल्तान कामयाब होती हुई नजर आई। पहले खेलते हुए मुल्तान सुल्तान ने 185 रन बनाए जबकि कोयटा की पूरी टीम 106 रन पे आउट हो गई और यूं 79 रन से शिकस्त हुई है कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस ऑल इंपॉर्टेंट गेम में। अब क्वालिफायर्स की पोजीशन भी वाज़ेह हो चुकी है जहां पर मोहम्मद रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान टकराएगी बाबर आजम की पेशावर जल्मी के साथ और दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएगी कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। बाहर होने वाली टीम सब कराची की है और उसके साथ साथ लाहौर की टीम इस इवेंट से बाहर हो चुकी है। आज के मैच की अगर बात की जाए तो एक बार फिर जब रिजवान का बल्ला चला तो रिजवान की टीम मैच जीत देखा। उस्मान खान की सेंचुरी भी मुल्तान सुल्तान को मैच नहीं जितवा सकी थी इस्लामाबाद में, लेकिन आज रिजवान के 69 रन ने उनकी टीम को फतह दिलवाई। और यही होता है जब भी रिजवान चलते हैं तो उनकी टीम दौड़ती है। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान की ही जानिब से उसामा मीर और डेविड विली 3 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए जबकि अब्बास आफरीदी 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से एक ही हौसला अफजा बात यह थी कि आगे पीछे हम देखते थे कि मोहम्मद आमिर सिर्फ रन रोकते थे, लेकिन आज मोहम्मद आमिर हमें विकेट्स लेते हुए भी नजर आए। 2 विकेट्स लिए उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर्स में। और इसके अलावा उस्मान तारिक के ऊपर भी बात करेंगे जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। इस्लामाबाद में वो मैच नहीं खेल सके, अब कराची पहुंचे। उस्मान तारिक ने मैच खेले लेकिन आज उतने इफेक्टिव नहीं हुए। उन्होंने 38 रन दिए, कोई विकेट उनके खाते में नहीं आया। क्या वो वहम है उनके दिमाग में भी? अब भी वही चल रहा है, इस वजह से हुई। इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाकिर रवाई साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ मौजूद हैं जनाब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भी आपसे स्टार्ट करते हैं। आज पीएसएल में बहुत कम देखा है कि वन साइडेड मुकाबले हों, लेकिन आज लिटरली एक वन साइडेड मुकाबला था और वन साइड मुकाबले में मुल्तान सुल्तान ने 79 रन से शिकस्त दी कोयटा ग्लैडिएटर्स को। बिल्कुल जिस तरह से आज मैच हुआ है और अगेन ये पिच वो थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट नजर आया हमें, यहाँ पर ब्रेक होता हुआ नजर आया। पिछले मैच में देखें तो स्पिनर को हेल्प कर रहा था और इस मैच में भी देखा हमने कि पिच कराची का जो है क्योंकि ड्राई सरफेस रहता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर पिंडी में अगर आए थे हम देखा तो ग्लव्स में बॉल लग रही थी, फास्ट बॉलर को हेल्प कर रहा था, मगर वहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करा। फिर स्पिनर्स जो हैं वो विद द स्पिन बॉल भी कर रहे हैं, अगेंस्ट द स्पिन भी कर रहे थे और बैट्समैनों को मुश्किल हो रही थी। मगर फिर भी रिजवान ने जो इनिंग खेली आउटस्टैंडिंग खेली और मुल्तान सुल्तान थ्रू आउट अभी से नहीं, मैं कह रहा है कि पहले हम कह रहे थे कि मुल्तान में अच्छी इनिंग्स खेल रही है, अच्छे टीम कॉम्बिनेशन से खेल रही है, मगर फिर भी वो जब बाहर आए लाहौर में यहाँ पर भी अच्छा खेला है, फिर कराची में स्पेशली खेला तो वहाँ भी आउटस्टैंडिंग खेला। जॉनसन चार्ल्स आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में भी आए, उन्होंने पहले मैच में अपना क्लास की बैटिंग करी थी, उस्मान के साथ पार्टनरशिप लगाई। बिटवीन उस्मान और फिर जो रिजवान की पार्टनरशिप थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, टर्निंग पॉइंट। हम यही बता रहे हैं कि पावर प्ले जो होता है 6 ओवर का, उसके बाद अगर आपकी जो इनिंग कोई पार्टनरशिप में लगेगी तो स्कोर ये दिखने हमें आता है स्कोर बोर्ड में कि 189 170 रन 200 तक भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल में कोयटा जो है वो ऑफ कलर नजर आए, टॉप ऑर्डर उनका नजर नहीं आ रहा। रली रोसो जो है जिस तरह खेल रहे थे वो इनिंग्स पीएसएल में नजर नहीं आ रही उनकी। तो ओवरऑल मुल्तान सुल्तान एक पूरी जो है कमांड से खेला और रिजवान की जो कैप्टनसी आउटस्टैंडिंग। अच्छा, रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर तो ज़रूर जाके बात करेंगे। शाकिर साहब मुझे ये बताइए कि कराची के क्राउड का क्या करना है? मतलब पिंडी में इस तरह लग रहा था जिस तरह कोई किसी वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, लाहौर में भी ऐसा ही माहौल था, मुल्तान में भी इवन ऐसा ही माहौल था, लेकिन कराची में तो ऐसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट हो रही है, वो भी जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हो रही है, इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। और देखिए बहुत मेरे लिए बड़ी अफसोसनाक बात है कि कराची सबसे बड़ा शहर, क्रिकेट को लव करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा किए, जावेद मियां जैसे लेजेंड वहाँ से आए। अब कराची वालों का क्रिकेट से रिश्ता क्यों टूट रहा है मेरी समझ से बाहर है। या तो उनको, मुझे जो एक डाउट है वो यह कि शायद बहुत ज़्यादा क्रिकेट उनको दी जा रही है, बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ जब टीमें आती हैं उनके भी मैचेस वहाँ रखे जाते हैं, पीएसएल के भी काफ़ी ज़्यादा मैचेस वहाँ रखे। तो मुझे लगता है कोई इतना उनके अंदर जो क्रिकेट देखने की हंगर है जो हम पिंडी में देखते हैं कि लोग जितने लोग स्टेडियम के अंदर होते हैं इन मैचेस में भी उतने बाहर वेट कर रहे होते हैं। तो ये पोजीशन वहाँ मुझे लगा है वो जो उनके अंदर वो भूख क्रिकेट की वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि जब भी आप किसी को ज़्यादा देंगे खाने को तो उसकी भूख कम ही होगी। तो उसका एक ही हल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस उन वेन्यूज़ पे लेके जाएं जहाँ आपको क्राउड जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जहाँ लोग देखने के लिए आते हैं। देखें ना, दुनिया पीएसएल देखती है, पाकिस्तान से एज अ ब्रांड बेचता है दुनिया में, और जब उनको व्यूज़ जाते हैं, वो जो शॉट्स जाते हैं वो विजुअल को अच्छे नहीं होते कि इतने बड़े लेवल पे टूर्नामेंट हो रहा है। अब फाइनल वहाँ कराची में रखा हुआ है, वो भी वहाँ होना है और स्टेडियम खाली होगा, तो ये किसी सूरत भी ये कोई अच्छी बात नहीं। और दूसरा स्ट्रेटजी पीसीबी को बदलनी होगी। अब ज़ाहिर है बिटवीन द टूर्नामेंट शायद इतना मुमकिन ना उनके लिए लॉजिस्टिक और तमाम अरेंजमेंट करके टूर्नामेंट शिफ्ट करना, लेकिन ये अब फ्यूचर प्लान उनको रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस आप पिछले 3-4 पीएसएल का रिकॉर्ड सामने रख लें, आप देखें कि किन वेन्यूज़ पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसको प्रायोरिटी दें। जो खाना चाहते हैं उनको खिलाएं ना, जो देखना चाहते हैं उनको दिखाएं।
जिनको नहीं देखना उनके लिए ज़बरदस्ती जाके वहाँ क्यों लेके जाते हैं? इससे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो अबव एवरीथिंग अब बन गई है। क्रिकेट वो है जो हमें जोड़ती है, हमें खुशी देती है, हमें हर जगह गम भी देती है। तो इसको इस तरह से डाई आउट नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि कुछ अरसा तक मैचेस कराची ना भेजे कुछ जाएं? अरसा नहीं, मैं कहता हूँ बिल्कुल उनको ब्लैकआउट देखिए कभी फिर मैं इसमें नहीं एक चीज भी है ना, एसोसिएशन का भी बड़ा मामला है ना। एसोसिएशन जो है वहाँ पर क्या कर रही है वो भी तो है, उसको भी सर अट्रैक्ट तो करे ना, लेकिन मेरा ख्याल है पिंडी में अगर देखें तो अटैक लगी हुई है इस्लामाबाद में, और जिस तरह से सिलसिले चल रहे हैं पिंडी में रीजन की वजह से, और मगर फिर भी आप देखें क्राउड कितना आया होता है पिंडी में। देखिए हसन भाई, आप कराची से, आपने कराची से क्रिकेट खेली है। कराची की जो स्पोर्ट क्रिकेट को मिलती थी वो कहीं और नहीं मिलती थी। कहीं और नहीं ये मिलती, डाई डाउन no हुआ ना किसी वजह से। उन वजूहात को तलाश करें और उनका मुतबादिल ये निकालें कि जिन जगहों पे आपको ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जहां पर क्राउड आ रहा है, जहां पर लोगों को भूख है क्रिकेट देखने की, वहां लेके जाएं। ये ग्राउंड अच्छे कर रहे हैं, गुजरांवाला के ग्राउंड है और गुजरांवाला है, शेखुपुर है, इंशाल्लाह शावर वाला भी भी अगले 9 सीजन हो गए। आप 9 सीजन में 4 वेन्यू पे खेले जा रहे हैं। तो मेरे 4 वेन्यू नहीं, अभी आके कहीं इस्लामाबाद ऐड हुआ है, पहले तो पिंडी ऐड ही नहीं होता पहले पिंडी ऐड नहीं स्टार्ट में। तो वेन्यू आपके होने चाहिए अच्छे। फिर पेशावर का सुना स्टेडियम बन रहा है और दीगर मौका, और हम ये समझते हैं जो सीरीज आ रही है आगे, जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, अच्छा अभी तक तो ये पिंडी में मैचेस उसके रखे गए। इन जो इंटरनेशनल मैचेस इस वजह से रखे गए सर, कराची से वो 2 दफा भागे हैं। एक दफा 2003 में भागे थे, एक दफा 2020 में भागे पिंडी से भी एक दफा भागे हुए हैं वो। हाँ। ठीक है, मैच बिल्कुल शुरू होने वाला था, भागे थे। लेकिन सवाल यह है कि पीसीबी को अपनी जितनी भी फ्यूचर प्लानिंग है वो इसके इर्द गिर्द, क्रिकेट इज ऑल अबाउट फैंस आएंगे देखेंगे, यही क्रिकेट है ना। हम कोई इसको किसी और गवर्नेंस की तरफ तो नहीं ले जा सकते। तो जहां पर फैन आते हैं, जहां पर क्रिकेट को मोहब्बत मिल रही है, जहां पर आपको क्राउड आ रहा है, जहां पर लोगों की दिलचस्पी है, उनको दे। जिनको नहीं चाहिए क्रिकेट उनको ना दें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कराची के लोगों से। लेकिन आप मैच या तो आप देखने हैं, हमें झूठा साबित कर दें, प्ले ऑफ एलिमिनेटर और फाइनल में जेम पैक क्राउड दे दें, हम अपने अल्फाज वापस लेंगे, आपसे माफी मांगेंगे और आइंदा बाद फिर यही 4 मैच आपको देंगे। फिर आपको फाइनल सारे दे देंगे। देखिए बांग्लादेश का आईपीएल खत्म हुआ है, अभी कितना क्राउड था वहां पर। अगर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आपने वो जो क्वालिफायर मैच देखा था नेपाल का क्राउड श्रीलंका में अगर जाएं वहां पर क्राउड, हर जगह क्राउड। इसलिए कराची वाले या तो कहीं मॉम डैड हो गए, ज्यादा ही बर्गर कर दिए। मेरे ख्याल में ज्यादातर पता है वो मॉम डैड तो शुरू से ही रहे हैं, मगर वो होटलिंग बहुत ज्यादा हो गई है वहां पर। होटलिंग जिस तरह से हुई है ना, एक तो हब भी कहा जाता है कराची, और जागने का शहर है, रोशनियों का शहर। कराची वालों के पास एक्टिविटीज भी बहुत है ना करने को। यहाँ जरा वो एक्टिविटीज नहीं है, तो लोगों के लिए क्रिकेट ही एक्टिविटी है। यहाँ पर थोड़ा लॉयल्टी ज्यादा रहती है, सुबह उठना होता है मॉर्निंग में। लेकिन सर कराची तो हमेशा से जागता है। हमने देखा है कि फैसल बैंक T20 के जब मैचेस होते थे, छत के ऊपर कराची स्टेडियम के लोग मौजूद होते थे। हाँ, जब आपने पाकिस्तान कप करवाया, आपने T20 करवाया, उसमें क्राउड आता था डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा वहाँ पर। मगर ये कि अगर आप अब लीगों का कंपटीशन चल गया है, फ्रेंचाइज जितनी भी है ना दुनिया में खेल रहे हैं, आप उनका कंपटीशन देखें, आप उसमें क्राउड आ रहा है। साउथ अफ्रीका की लेकिन असल में ऊपर से देखे ना, सोने पे सुहागा ये हो गया कि जितना ठंडा मैच था उतनी ठंडा क्राउड था। सो क्राउड ठंडा हुआ, मैच तो उससे ज्यादा ठंडा हो गया। मतलब कोयटा ने 106 रन पे पूरी टीम आउट हो गई। देखिए कोट इसलिए 106 पे हो गई कि आप पिच पे पानी डाल रहे हैं, उसके बाद उस पे कहां से सूखेगी। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि लाहौर मुल्तान सुल्तान ने एक आध हार इनको यहाँ मिली, उसके बाद बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया बाकी 3 टीमों को कि हमें भूख है भाई, हमने एक टाइटल और जीतना है, हम बिल्कुल लम्बे नहीं पड़ रहे जी, हम बिल्कुल अपने आप को ढीला नहीं रखेंगे, आप तगड़े हो जाएं। बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया रिजवान टीम ने। जितने मैच हुए ना अभी देखें आप, 2-3 मैच हुए ना बीच में, तो ये टर्निंग पॉइंट था बहुत ज्यादा। स्पिन ट्रैक थे, देखें आप उस्मान खान पिंडी में किस तरह खेल रहे थे, प्रॉपर बैट पे बॉल आ रहा था, सेंचुरी करी उन्होंने। उसके बाद रिजवान भी आउटस्टैंडिंग खेले, अपने स्किल्स पे खेलते हैं वो। लेकिन रिजवान की आज की स्ट्रेटजी की आप जरूर तारीफ करेंगे, उसे समझ आ रही थी कि विकेट 200 वाली नहीं है, ये 160-70 एक पार स्कोर होगा। उसके लिए उन्होंने प्लान किया, चार्ल्स ने उसको सपोर्ट किया, और जो एंड पे आकर 8-9 गेंदों पर जो कैमियो ऐड किया इफ्तिखार ने, वो मतलब एक जो है ना आइसिंग ऑन द केक हो गया उनके लिए। ये स्ट्रेटजी वर्क कर गई। जब बैट पे बॉल नहीं आ रहा होगा तो बाबर आजम को अगर आप देखें लास्ट मैच में पेशावर जलमी वही रन ऐड करें, 51 रन खेली उन्होंने आउटस्टैंडिंग। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आपको थोड़ा फंस के खेलना पड़ता है। मुझे ये लगता है कि रिजवान की अगर बात की जाए ना, रिजवान ने पिंडी में रन नहीं किए थे। इससे पहले भी जब रिजवान ने रन नहीं किए तो मुल्तान सुल्तान हार गई। आज उनकी शानदार निस सेंचुरी थी, और एक बार फिर ये साबित हुआ कि रिजवान इज अ प्योर मैच विनर। वो जब भी रन्स करते हैं तो उनकी टीम पे इंपैक्ट पड़ता है, और इस विकेट पे इतने रन 185 रन, ये अबव पार था जिससे आप बात करें, और वो इसी वजह से मैच जीते। और नहीं, वो स्ट्रेटजी उसने जब विकेट को रीड कर लिया और उसके मुताबिक अपना गेम प्लान तरतीब दिया। वो मतलब ऑल आउट नहीं गया कि शुरू से ही आप पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। 15-16 पर जब पहली विकेट गिर गई तो दूसरी विकेट पार्टनरशिप ने उसने उस्मान के साथ 50-60 जो ऐड किए, और फिर उसके बाद चार्ल्स ने आके जो उसे हेल्प किया, वो एक पार स्कोर तक ले गए।
इफ्तिखार ने आकर जो नीचे थोड़ा सा लाठी चार्ज किया, 20 रन वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो उनको एक ऐसी जगह पे ले गए जहां बॉलर्स में जान आ गई। आप देखें ना, उसामा मीर पिंडी में उसको 50-60 रन पड़ रहे थे, 68 वहां उसने किस तरह उसने कम बैक किया, 3 विकेट्स भी ली, 20-22 रन दिए, विकेट उसको सपोर्ट कर गई। लेकिन वो जो एक स्कोर बोर्ड पे लगा होता है वो भी बॉलर को थोड़ा हौसला दे देता है। उसके पास एक वैरायटी होती है, थोड़ा सा रिस्क लेने की भी, थोड़ा सा अपने हथियार इस्तेमाल करने की भी, तो वो एक बोर्ड पे अच्छा टारगेट लगा हुआ बॉलर को काफी वेरिएशन अप्लाई करने के लिए एक मौका दे देता है। और मोहम्मद आमिर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। बड़ा जबरदस्त आ रहा है एग्जैक्टली मोहम्मद आमिर के हवाले से मैं बात करूंगा, इफ्तिखार के ऊपर तो जरूर बात करेंगे कि मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, मैंने 2 बॉलर ऐसे देखे इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन आज कराची में देखा कि मोहम्मद आमिर 2 विकेट्स भी लेने में कामयाब हुए, एंड पे आके थोड़े से रन्स दिए, लेकिन 40 ठीक है, अगर 40 रन आपने दिए 4 ओवर्स में 2 विकेट्स लिए तो मतलब यू आर अ गुड इनफ बॉलर राइट नाउ। एक्सपीरियंस बॉलर है, नो डाउट एक्सपीरियंस बॉलर है। और देखें आप पेस ऑफ कर रहे थे बॉलिंग, जिस तरह से आप देखें भागते हुए आके यॉर्कर करते हैं विद इन द स्टंप्स, उसके बाद बैक ऑफ द हैंड करते हैं, स्लो वन ऑफ कटर है वो भी करते हैं। तो दुनिया की लीग खेले में एक्सपीरियंस बॉलर है T20 फॉर्मेट में। तो ऐसी पिचेस पे जहाँ पर जो है इवन बाउंस नहीं आ रहा है, जहाँ थोड़ा फंस रहा होगा बॉल, तो वहाँ ऐसे बॉलर बड़े कामयाब रहते हैं। अब्बास आफरीदी को अगर आप देखें तो वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, डेविड विली को अगर देखें तो वो भी ये पेस को रिड्यूस करते हैं। ये टेक्निक होती है ऐसी पिचेस को, आपको पिच को रीड करना कि मैंने किस तरह शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलें करनी है, स्लो वन बॉलें करनी है। तो मोहम्मद आमिर एक्सपीरियंस बॉलर है, और ऐसे टाइम पे कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटर होता है जो उनको स्लॉ कर दे आउटसाइड ऑफ स्टंप या पैडल शॉट मार दे। तो मगर रन्स इतने ज़्यादा नहीं है कोयटा के, और यही है कि अंडर प्रेशर रहे। शुरू में जब टॉप ऑर्डर आपका अच्छा खेलेगा 185 रन पे, तो जब ही जाके आप जीत सकते हैं, अदरवाइज जो है फिर ऐसी पिच पे मुश्किल हो जाता है। स्पिनर्स को हेल्प कर रहा है तो वो स्पिनर ग्रैब कर लेते हैं मैच को। सर अगर उस्मान तारिक के हवाले से बात की जाए शाकिर, तो उस्मान तारिक का जो जादू था वो आज कराची में मान पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि दूसरी तरफ हमने देखा तो उसामा मीर 1.5 फीट की जो है वो स्विंग करवा रहे थे, लेकिन उस्मान तारिक 4 ओवर्स में 38 रन दिए, विकेट भी कोई नहीं मिला। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, उस्मान तारिक के एपिसोड के पीछे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। एक लड़का ऑल ऑफ सडन एक सिंध प्रीमियर लीग में परफॉर्म करके आया, लोगों की नज़रों में आया, वो PSL का हिस्सा बना, आती अच्छा परफॉर्म किया और फिर उस पर एक बार लग गई, वो मेंटली बड़ा डिस्टर्ब कर गया उसको। तो ये तो ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस टूर्नामेंट में से दोबारा खेलने का मौका मिल जाएगा, या ऑल ऑफ सडन चलो थैंक्स टू जो टूर्नामेंट टेक्निकल कमेटी है उन्होंने क्लियर किया और मौका मिला। तो वो उसके जहन में जब भी वो बॉल करने आता होगा, लेकिन उसके जहन में होगा मेरा बाजू किधर जा रहा है, मेरा सीधा है नहीं है, तो ये उसकी डाउट जहन में जरूर होगा। जो रिप्ले में काफी उसका एक्शन दिखाया गया है, मतलब तमाम नजरें उसके ऊपर थी, उस नजरों का, उस कैमरास का प्रेशर बहरहाल उस पर था, वो नजर आया और आज वो उसका वो क्लिक करता था। इस विकेट पे उसको ज्यादा लीथल होना चाहिए था, ये विकेट उसको ज्यादा सूट करती थी, लेकिन वो बैक एंड उसको जो एक प्रेशर था, बड़ी खूबसूरत बात की। देखें शाकिर ने इतनी खूबसूरत बात की, होना तो ये चाहिए था कि उस्मान तारिक को, अगर आप पे डाउट था ना कि उस्मान तारिक अच्छी बॉलिंग नहीं करते, तो हसन भाई उनको चुपके से NCA भेजा जाता, चेक करवाया जाता, क्योंकि नहीं चुपके से नहीं गए ना सर, आपने बात लीक कर दी, मीडिया में बात आ गई, हर बंदा बोलना शुरू हो गया कि उस्मान तारिक नहीं खेल रहे। आपकी हल्की सी इंजरी करवा देते, उनको भेजते लाहौर में जाके चेक करवाते, इसी तरह क्लियर कर देते, चेक होके ही क्लियर हुए ना। अब भी देखें बाहर के प्लेयर्स भी आए हुए हैं, और फिर जो फॉरेन कंट्री के प्लेयर्स आए हैं वो भी सस्पेंड कर सकते हैं ना बीच में। देखें जो खेल रहे होते हैं, सबसे ज्यादा आई तो रेफरी की होती है, इसमें मैच में होती है, मगर जो खेलने वाले प्लेयर हैं उनकी भी होती है। जब उस टाइम खेल रहे थे शोएब मलिक, आपको याद होगा, नेवर नो कि शोएब मलिक भी बोल सकते हैं कि यार सस्पेंड लग रहा है मुझे एक्शन, क्योंकि उनका खुद भी होता है बीच में एक्शन ऐसा। लेकिन शोएब मलिक ऐसा खेल नहीं सकते थे ना जब एक बंदे को पहले मैच में। इसमें एक मिसाल देना चाहूंगा, उस्मान की बात करते हैं, हफीज तो उस्मान से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जब हफीज पे चेक लगा उसकी परफॉर्मेंस मुतासर हुई, वो इतना मेंटली स्ट्रांग माइंड में तो रहता है आपके साथ, वो तो होता है प्रेशर। और यही चीज है कि रेफरी बाहर से आए हुए हैं, फॉरेन कंट्री के भी आए हैं, तो जैसे आप बता रहे हैं चीजें छुप नहीं सकती हैं। इसमें ये होता है PCB का नाम खराब होगा अगर छुपी भी हैं, अगर आप लेके भी गए। मगर ये एक चीज है कि आपने जब ग्रेट डिवीजन आपने फर्स्ट क्लास खिलाई हुई ना, ये चीजें वहां से शुरू होती है, वहां पर आपने इनको करना है। पहले हमने बताया कि सैयद अजमल एक टाइम पे थे, वो भी सस्पेंड हो गए। सर मेरा ख्याल है कि फर्स्ट क्लास में, जिस कल हमने बात की कि फर्स्ट क्लास वालों को खुद ये पहले जो है ना क्लियर करना चाहिए, और उसके बाद उनको बताना चाहिए कि ये हमारे पास NCA की रिपोर्ट्स हैं आपकी, क्योंकि 2-3 ही है लेबोरेटरीज, एक NCA में है, एक आई थिंक चेन्नई में है, एक कोई इंग्लैंड में है, तो एक मतलब अप्रूव्ड लेबोरेटरी है। यहाँ पे दूसरे मुल्क से भी लोग आके अपने चेक देखिए PCB का काम है ना ये, जितने ग्रास रूट लेवल पे जो लड़के खेलने के लिए आते हैं, क्लब लेवल से आते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा नजरें उन पर नहीं रखी जाती फोकस। जब से फ्रेंचाइज क्रिकेट आई हुई है वहाँ पर फिर उनको खेलने का मौका मिलता है, और जब वो TV पे मैच आते हैं लाइव और फिर रेफरी के सुपुर्द आते हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन ऐसी होती हैं, तो वहाँ प्लेयर एक्सपोज हो जाता है। ये चीज़ें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है PCB का, वहाँ पर कोचेज़ है आपके पास, बायो मैकेनिक जो स्टाफ है, वो चीज़ें आपकी कर रहे हैं। आप 90 में अगर आप देखें तो PCB ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बच्चों के रिस्क टेस्ट करवा रहे हैं आप,
और जितने भी टेस्ट करवा रहे हैं कुछ फेलियर हो रहे हैं, कुछ का दोबारा करवाया जा रहा है। तो ये चीज़ें एक दफ़ा कंप्लीट होती हैं पीसीबी में और उसके बाद बार बार ये चीज़ें होंगी तो पीसीबी का भी नाम खराब होता है और फ्रेंचाइज की रेपुटेशन खराब हो जाती है। सर फ्रेंचाइज की रेपुटेशन तो खराब होती है, लेकिन एक इनिंग्स खेली थी लाहौर के खिलाफ ख्वाजा नाफे ने, उसके बाद आज तक ख्वाजा नाफे नज़र नहीं आए। क्या कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि बस ठीक है मेरे से होगी एक इनिंग्स में, अब पूरे पाकिस्तान में मेरी धूम मच रही है? क्योंकि अब इनिंग्स ड्यू होती हैं आपके लिए, आप अगर एक इनिंग्स खेलते हैं तो दूसरे मैच में भी आपको परफॉर्म करना होता है, तीसरे मैच में भी, तब जाके सिलेक्टर्स आप पे नज़र डालते हैं। मेरा ख्याल है ख्वाजा नाफी की उस इनिंग्स का इतना हाइप बनाया गया सोशल मीडिया पे हर जगह कि उसको पता नहीं उसके दिमाग में डाला गया कि शायद मैं कोई एक्सेप्शनल टैलेंट हूँ, और फिर यहाँ तक बातें होनी शुरू होगी कि सिलेक्शन कमेटी ने उसको T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर करना शुरू कर दिया है, उस पर नजर रख लिया। जो फर्स्ट क्लास मैच, मतलब ये सारी चीजें उस प्लेयर के साथ दुश्मनी होती है। आप जिस लड़के ने जस्ट हम नहीं जानते थे उसको उस इनिंग्स के बाद देखना शुरू किया, जिसका बैकग्राउंड नहीं पता, उसकी वो कितना स्ट्रांग है मेंटली, उसकी टेक्निक कितनी स्ट्रांग है, कितना उसने फर्स्ट क्लास, किसी को पता ही नहीं। एक इनिंग्स 150 को लेकर आप उसको वर्ल्ड कप के लिए, भाई ठीक है माजी में होता रहा, पीएसएल में एक इनिंग्स में लोग कौमी टीम में गए, लेकिन अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर कौमी टीम की सिलेक्शन का म्यार पीएसएल रखना है तो पीएसएल के 2 सीजन में जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले उस्मान खान की मिन्नत करो यार, आ जाओ पाकिस्तान हम तुम्हें खिलाएंगे, जिसने बार बार प्रूव किया। वो कह रहे हैं मुझे सर रब्ता ही नहीं हुआ उस दिन, मैंने इस सवाल उसको पूछा, मैंने कहा यार पिछले साल आज के दिन उसने पिंडी में सेंचुरी की थी, जैसे आज दिन मैं फेसबुक पे मेमोरी में देख रहा था, तो उस वक्त वो इतना डिसअपॉइंटेड था कि यार मेरा टैलेंट था, मुझे यहाँ किसी ने पूछा नहीं। कराची की टीम से ये खुरम मंजूर के साथ ऐसे ओपनिंग करते रहे मैच खेलते, लेकिन आज उसने दूसरे साल आकर फिर 3, मैं तो कहता हूँ 2 सेंचुरी नहीं 3 सेंचुरी, 96 भी उसकी सेंचुरी है, 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज करके मतलब हैरान परेशान तो किया ना सबको। लेकिन ये तो बात जहन में आई है कि लोग यहाँ जिसका कोई से ना हो, जिसकी कोई लॉबिंग ना हो, जिसकी कोई बैकिंग ना हो, प्यारा ना हो, जो इतना प्यारा ना हो, या जिसकी इतनी कनेक्टिविटी सो कॉल्ड जर्नलिस्टों के साथ ना हो जो लॉबिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, या किसी के पीछे वो जो कैंपेन वाली कंपनीज ना हो, तो उसको नहीं मौका मिलता। तो नाफे का केस खराब कर दिया। वो जो उसके दोस्त थे वो नादान दोस्त थे, वो उससे दुश्मनी करके जो उसने एकदम हाइप दी, उस पर यकीनन प्रेशर, देखिए पूरे पाकिस्तान की हमारी आपकी नजरें नाफे पे लग गई ना, वो इन नजरों का बड़ा प्रेशर होता है। जब अब चीज टीवी पे टेलीकास्ट हो रही होती है तो सारे क्रिटिक, दुश्मन, दोस्त सब देख रहे होते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी भी इतनी बड़ी मिली है दुनिया में खेलने के लिए, दुनिया के प्लेयर खेल रहे हैं, और यही चीज होती है कि पहले यही है मेरा ख्याल है। वो आप क्योंकि खुद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मुझे तो ये लगता है कि उस पर जो एक एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन डल गई वो उसको ले डूबी। वो प्लेयर को खुद को उस शहर से निकलना पड़ता है ना। बाबर आजम भी थे, दीगर प्लेयर जितने भी खेले, रिजवान भी हैं, कितना क्रिटिसाइज अगर प्लेयरों पे किया जाता है, ये उस पर कंट्रोल होता है कि उसको अपना आइडिया होता है परफॉर्मेंस पे, वो किस तरह से अपने आप को निखार में लेके आएगा। शॉट सिलेक्शन, अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको कंप्लीट करना पड़ता है आपको। ठीक हो गया। हसन रजा साहब और शाकिर भाई साहब से डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ख़वातीन औज़ात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक मोहम्मद रिजवान के हवाले से एक खबर थी जो कि हमारी रिपोर्टर ने दी थी कि उनको कप्तान बनाया जाएगा, उसके हवाले से जानेंगे कि शाकिर भाई साहब के पास क्या खबर है, और फिर हम मैच कार्ड्स भी देखेंगे, बैटिंग कार्ड्स भी देखेंगे कि बैटिंग कार्ड्स में क्या कुछ परफॉर्मेंसेज है जो हमसे अभी तक जो है हमने डिस्कस नहीं की। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। जीत की सोच में आपको खुशामदीद कहते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस में चलूँगा, शाकिर भाई साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। आज हमारे रिपोर्टर नासिर अली हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव खबर दी कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाए जाने का इम्कान है, और शाहीन शाह अफरीदी की जो ख़राब परफॉर्मेंसेज हैं पीएसएल में और बिलखुसूस लाहौर कलंदर्स की क़यादत करते हुए, उन्होंने तकरीबन 1 मैच जीता है 9 में से, और पाकिस्तान की क़यादत करते हुए 5 मैचेस में से 1 मैच जीता, उनकी छुट्टी का इम्कान है। शाकिर साहब, ये खबर तो आ गई है, आपके पास क्या खबर है? इसमें कोई सदाकत है कि अब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे और फिर स्ट्रेट अवे वो वर्ल्ड कप तक रहेंगे? देखिए, खबर की हकीकत के हवाले से बात करें, मुझे मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। फैक्ट्स ये हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को हमने कैप्टन बनाया था पीएसएल की कामयाब परफॉर्मेंस पे, उसने बैक टू बैक लाहौर के अंदर को दो टाइटल जिताए। अगर उसी बुनियाद पर वो कैप्टन बने थे तो फिर इस परफॉर्मेंस को अगर म्यार बनाना है तो फिर इस बार उनकी परफॉर्मेंस बिलो पार थी, तो अगर उस पर हटाए भी जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी कोई 6 माह से तो कैप्टन है नहीं, उन्होंने सिर्फ एक सीरीज़ में कैप्टनसी की है, 0 रिजल्ट, पीएसएल में आके कैप्टनसी की है, 0 रिजल्ट। तो इट्स अ राइट टाइम, अगर कोई डिसीजन कौमी क्रिकेट मैनेजमेंट में लेना है, इट्स अ राइट टाइम का वो आप डिसीजन ले लें, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास सीरीज़ भी हैं। शाहीन शाह अफरीदी की कोई इतनी, हम ये नहीं कह सकते उनको 6 माह से साल से कप्तान चलाया हुआ तो वर्ल्ड कप से पहले ना हटाएं। उनके पास सिर्फ एक सीरीज़ का अभी तक सारा क्रेडिट है, और वो भी 0। इसलिए अगर कोई फैसला ऐसा होना है, और बाकी टीम मैनेजमेंट समझती है, और मुझे भी लगता है कि इसमें कुछ वजन है कि अगर फैसला ले लिया जाए और रिजवान को, बाबर की भी बातें आ रही हैं कि शायद उनको रिवर्स
ये डिसीजन है और उनको लाया जाए। लेकिन वो नहीं आएंगे। रिजवान जिस तरह से PSL में कैप्टनसी कर रहा है, जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और ओवर द ईयर्स हमने देखा कि रिजवान इज अ टीम मैन। उसने अपने रिजवान इसमें जो टीम मैन का जिसको उसके अंदर आंसर है वो सरफराज वाला है। सरफराज की तरह वो टीम मैन है, लोगों को लेके साथ चलता है, टीम में अपनी कंट्रीब्यूट करता है और फिर बैट और ग्लव्स दोनों से परफॉर्मेंस दे रहा है। इस पोजीशन में अगर अब ये फैसला अगर लेना है तो फौरी ले लिया जाए, इसको मजीद डिले ना किया जाए। ये ना शाहीन को आपने हटाना है तो एक सीरीज और दे के हटाए नहीं, अगर फिर शाहीन को नहीं हटाना तो फिर कंटिन्यू करें। अगर शाहीन को हटाना है तो फिर अभी राइट टाइम यही है कि अभी फैसला लें, लोगों के लड़कों को एक मैसेज भी चला जाए, मैनेजमेंट भी समझ जाए, और पाकिस्तान टीम का जो एक डाउट और ये मैसेज भी देना चाहिए कि यार इसको कप्तान बना रहे हैं हम वर्ल्ड कप तक, तो वर्ल्ड कप तक आप कप्तानी की कोई उम्मीद ना रखें। नहीं, अभी अगर कैप्टन आपने चेंज करना है तो क्योंकि रिजवान कप्तान बनेंगे तो 3 कप्तान उनके अंडर होंगे। सीरीज कैप्टन आप तभी बनाएंगे, सीरीज के लिए बनाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आपको जो भी कैप्टन बनाना है वर्ल्ड कप का कैप्टन बनाना है, और उसको आपने सीरीज में बना के भेजना है। ये नहीं हो कि सीरीज किसी और को दें फिर वर्ल्ड कप में कोई और बनाए, फिर वो राइट टाइम नहीं होगा चेंज करने का। ये राइट टाइम का काम यही है कि बाबर आजम आप देखें कितना रिलैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर खेल रहे हैं। कैप्टन का काम ये होता है जब हम इंटरनेशनल लेवल पे कैप्टनसी कर रहे होते हैं, वहां पर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप टीम का प्रेशर लेंगे या क्राउड का प्रेशर लेंगे या मीडिया का लेंगे, ये चीजें तो पार्ट ऑफ पार्सल है, बात की चीजें हैं। इंडिविजुअल एज ए कैप्टन आप खुद परफॉर्म करेंगे तो प्लेयर भी आपको देखिए जब तक आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अपनी परफॉर्मेंस से नहीं करेंगे, मेकिंग करने पड़ते हैं आपको, बाकी टीम के लोग भी आपको फिर उस तरह से कैप्टन के तौर पर नहीं लेते, और फिर आप खुद बर्डन फील होने लगते हैं टीम के ऊपर। आपकी सिलेक्शन भी एक बर्डन होती है, आपकी सिलेक्शन ओनली आप कैप्टन है तो आपको खिलाना है, वरना आपकी कोई, तो ये चीजें आप शाहीन की परफॉर्मेंस देख लें इस PSL में। उसने क्या, मुझे नहीं लगता कोई एक स्पेल भी ऐसा हो जिसमें कहूं कि यार ये वर्ल्ड क्लास पाकिस्तान का बॉलर ऐसा स्पेल किया। तो ये कैप्टनसी से मुमकिन है, जिस तरह बाबर पे बोझ आया था उसकी परफॉर्मेंस फर्क पड़ा था, शाहीन पे भी शायद ये फर्क पड़ा हो। तो रिजवान इज अल्टीमेट एंड बेस्ट चॉइस। अच्छा ये बताएं कि ये फैसला अब कौन करेगा? वजीर दाखिला साहब करेंगे, चेयरमैन PCB करेंगे, या कोई नया चेयरमैन आ रहा है? क्या हो रहा है यार? नया चेयरमैन जितना इन्फ्लुएंशियल और जितने तगड़े वजीर दाखिला हैं, ऑल ऑफ सडन आते हैं, आके वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं, वहाँ से अभी उतरे नहीं होते तो उनको एक और बड़ी ज़बरदस्त तगड़ी सीट दे दी जाती है। अभी उस पर पूरी तरह बैठे ही नहीं होते कि मुल्क की दूसरी मजबूत रीन, देखिए वज़ीर आज़म के बाद सबसे मजबूत वज़ीर दाखिला, तो वो सीट ऑल ऑफ सडन उनको लाया जा रहा है। और मेरी इतलात ये है कि उनको पंजाब से इस बार सेनेट का इलेक्शन बढ़ा के प्रॉपर सेनेटर बना के, अगर ये सारी जिम्मेदारी उनको दी गई हैं तो मैं तो हाथ ही जोड़ के कहूंगा यार कि रहम करें, उनको वज़ीर दाखिला ही रहने दें, फिर प्रॉपर PCB को एक नया चेयरमैन दे दें। नया PCB की जिम्मेदारी नहीं, वैसे शाकिर साहब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? वैसे हसन भाई से भी यही सवाल करूंगा, आप पहले बता दें फिर हसन भाई से, आपके एक्सपीरियंस क्या कहता है कि एक शख्स एक वक्त पे वज़ीर दाखिला भी हो सकता है और PCB को भी उस तरह से संभाल सकता है? क्योंकि PCB की सियासत तो मेरे ख्याल पाकिस्तान की सियासत से 10 गुना ऊपर है। देखें, अगर आप PCB चेयरमैन की मसरूफियात, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं तो वज़ीर दाखिला से बड़ी पोस्ट है। ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, जो उसका एक पूरी मीडिया हाइप होती है, जो आपकी एक वर्थ होती है, लेकिन आप वज़ीर दाखिला होंगे तो पाकिस्तान जैसे मुल्क का वज़ीर दाखिला बहुत बिजी पोस्ट है। यहाँ आपको धरनों को भी मैनेज करना है, आपको लॉ एंड ऑर्डर को भी मैनेज करना है, आपको तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और गवर्नमेंट के दरमियान एक लेजॉन का किरदार अदा करना है, कनेक्ट, ये वेरी बिजी जॉब। इस जॉब के होते हुए वो चेयरमैन PCB की जिम्मेदारियां नहीं अदा कर सकते, किसी सूरत नहीं अदा कर सकते। और क्रिकेट जो आगे बहुत लॉस हो रहा है, मजीद लॉस होगा। या तो मोहसिन नकवी साहब को खुद इसका एहसास करते हुए वो सीट छोड़ देनी चाहिए, उनके पास एक अच्छा बेहतर पोर्टफोलियो आ गया है, या फिर वज़ीर आज़म को बतौर पैटर्न चीफ ये फैसला लेना चाहिए। और मेरी इतलात ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो नजम सेठी इस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की दौड़ में दोबारा से शामिल हैं और वो बिल्कुल बैठे हैं, सूट पहन लिया। सर आप क्या कहते हैं, क्या इनपुट है आपका? एक शख्स एक वक्त पे दो प्राइम जॉब संभाल सकते हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे अहम ओहदा वज़ीर दाखिला का है। लाइमलाइट पे रहने के लिए ना चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चौथा इंपॉर्टेंट है PCB चेयरमैन। देखिए, जितने भी प्रोटोकॉल पाकिस्तान में होते हैं ना, ये जो पॉलिटिशियन और चीज़ें चल रही हैं, इनसे लोग तो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं। अब आपके पास स्क्वॉश देख लें, हॉकी देख लें, डिफरेंट गेम्स देख लें, उनका हाल क्या हुआ है। अभी एक ही गेम रह गया आपके पास ब्रांडिंग के लिए भी और एज ए नेशन के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट PCB, उसमें भी ये चीज़ें अगर चल रही हैं पिछले 5-6 साल से। देखें, चीफ सेलेक्टर चेंज हो रहा है, चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, टीमें चेंज हो रही हैं, जो है किसी ने कहाँ कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, किसी ने कहाँ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में लोग ये चीज़ें सारी जानते हैं कि पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर वो क्रिकेट में इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, क्रिकेट भी उससे खराब होती है। जब हम इंडिया गए वहाँ अंडर प्रेशर देखा हमने, कैप्टन ये वही बाबर आजम में किस तरह खेल रहे हैं। बोर्ड नीड्स स्टेबिलिटी इन स्टेबल चेयरमैन, जो कि 3 साल के लिए आए, 3 साल उसका और कोई काम ना हो, उसका यही काम हो कि क्रिकेट की खिदमत में देखें, NC अकेडमी जाएं, वहाँ पर देखें ग्रास रूट लेवल पे काम क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फ्लॉज
जो क्रिकेट को बेहतर करने के लिए चाहिए होते हैं। मेरे पास इसमें एक सजेशन ये थी कि आप मोहसिन नकवी को ही चेयरमैन पीसीबी बनाना था और उनको वफाकी काबीना में भी लाना था, तो फिर बेहतर था उनको आईपीसी मिनिस्टर बना देते। आईपीसी की मिनिस्ट्री आ जाती है, स्पोर्ट्स वो डील करती है मिनिस्ट्री, तो आईपीसी मिनिस्टर चेयरमैन पीसीबी का पोर्टफोलियो देख सकता है। लेकिन वजीर खारजा, वजीर दफा, वजीर दाखिला, इवन इंफॉर्मेशन, ये 4-5 वजारतें इतनी बिजी होती हैं कि आपको अपना होश नहीं और होता। फिर देखें रेपुटेशन है ना आपके पास। जब श्रीलंका में आपको याद होगा मरूम भट्ट साहब, जो एजाज भट्ट साहब जो हैं, वो उनकी एज इतनी हुई थी उस टाइम पे, और पीसीबी की मीटिंगें आईसीसी में हो रही थी जाके, तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे वो, और वो चीजें जो है सबमिट करने के लिए पीसीबी वहां पर नहीं दे पा रहे थे। बात निकली तो बड़े दूर तक चली गई, श्रीलंका भी पहुंच गया हसन भाई, लेकिन यहाँ पर वापस इनको लाते हैं नेशनल स्टेडियम कराची में और जाके स्कोर कार्ड देखते हैं। सबसे पहले मैं मुल्तान सुल्तान के ऊपर नजर डालना चाहूंगा, जहां पर रिजवान ने बहुत ही शानदार 69 रन बनाए। टॉप ऑर्डर पे यासिर खान आज फेल होते हुए नजर आए। उस्मान खान ने भी कुछ हाथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो पकड़े गए। लेकिन जॉनसन चार सॉल दफे वेस्ट इंडीज, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली। यासिर खान गॉट 12 in 11 डिलीवरीज, रिजवान 69 in 47 डिलीवरीज। और ये याद रखिएगा कल इसी पिच पे बाबर आजम ने 51 बनाया था 45 गेंदों पर, उन्होंने 47 पर 69 बना दिया। सो विद अ वेरी हेल्दी स्ट्राइक रेट रिजवान जा रहे हैं। उस्मान खान 21 in 23। उस्मान खान की जो स्लो इनिंग्स है, यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि विकेट कितना खराब था। जॉनसन चार्ल्स 53 in 29 डिलीवरीज, इफ्तिखार 20 in 8 डिलीवरीज एंड जॉर्डन 3 in 2 डिलीवरीज। सर चार्ल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, आज एक और 50 लगा दी, और T20 स्पेशलिस्ट भी इनको कहा जाता है, दुनिया की तमाम तरह लीग्स भी खेलते हैं, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं। आज उनकी यूटिलिटी मेरा ख्याल है और ऐड हो गई है, और वो जो रिजा हैंड्रिक्स वाला एलिमेंट था ना, रिजा हैंड्रिक्स बड़े फॉर्म में थे, मेरा ख्याल अब डोमेस्टिक खेलने वापस चले गए, वो साउथ अफ्रीका में मजबूरी हैं। सो जॉन्स चार्ल्स देखिए ऑप्शन था ना मुल्तान सुल्तान के पास, ऑप्शन था आपके पास, कैप्टन के पास ऑप्शन होता है, इसको बिठा के मैं इसके बदल में दूसरा प्लेयर खिला लूं, तो वो अच्छा जो प्लेयर भी है ना वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं इनके पास भी। अभी देखें चार्ल्स से नामी ग्रामी प्लेयर हैं, क्रिस जॉर्डन है नामी ग्रामी प्लेयर हैं, डेविड विले नहीं छोड़े, तैयब ताहिर तो सर लोकल है ना, डेविड विले हैं नामी ग्रामी प्लेयर हैं। मतलब इनके पास जो लॉट है ना प्लेयर्स की, वो भी एस्टेब्लिश प्लेयर की लॉट है। उस तरह नहीं है कि रेलू कट्टे हैं जो कि 4 साल से रिटायर्स हैं और उनको आप खिलाई जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कामरान गुलाम टाइप के प्लेयर्स थे, पीछे तैयब ताहिर हो गए हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर ऐसे खेल रहे हैं मुसलसल। नहीं मैं तो लोकल्स की बात ही नहीं कर रहा ना, लोकल इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, ओवरसीज प्लेयर्स की। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, ओवरसीज प्लेयर की लॉट अच्छी है इनके पास। ओवरसीज प्लेयर्स जब खेल रहे होते हैं स्लॉट तो अच्छी है, मगर जब वो एक मैच खेलते हैं आके, तो ऐसा लगता है कि पिछले 4-5 मैच खेले हैं, फिर उसको बिठा देते हैं, रेस्ट करवा के रिजवान दूसरे प्लेयर को खिला देते हैं, वो लगता है कि बिल्कुल इन फॉर्म बेटर है। तो टीम का कॉम्बिनेशन आपको पता होता है, आप प्रैक्टिस में स्किल्स क्या डेवलप कर रहे हैं मैच के लिए। डेविड विली देखें कंसिस्टेंट, अब्बास को बिठाते हैं, डेविड विली खिला लेते हैं। उसके बाद दूसरा प्लेयर जो है वो मोहम्मद अली को अगर आप देखें तो प्रॉमिसिंग है, उसको कॉन्फिडेंस दिया हुआ पूरा, और क्या वो लेंथ में बॉलिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो भी एक टेस्ट खेला हुआ प्लेयर, ऐसा लग रहा है कि वो पिछले कोई 26-27 टेस्ट खेला हुआ है वो। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। फिर मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेंथ की आपने बात की है, जॉनसन चार्ल्स नो डाउट वहाँ पर आके वो बैटिंग कर रहे हैं कि जहाँ पर रन्स की ज़रूरत होती है, बीच में मिडिल में 5-6 नंबर ऐसा होता है कि वो मैच का टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पर, और 100 रन 150 रन की पार्टनरशिप रिजवान की उनकी लगी है, तो वहाँ से रन हुए हैं, और उसके बाद मुश्किलात हो गई कोटा को। सर इफ्तिखार की बात की, इफ्तिखार आजकल बिल्कुल वन साइडेड जा रहे हैं और बड़ी एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेल रहे हैं, लेकिन कल आपने एक सवाल किया शादाब खान से जी कि आप तीसरे नंबर पे खेल रहे हैं, तो आपको क्यों ना वहाँ पे भी तीसरे नंबर पे खिलाया जाए, चौथे नंबर पे खिलाया जाए। सर देखें पहली 2 आपकी ओपनिंग भी सेट है, तीसरे नंबर पे आपका बाबर आजम है, चौथे पे फ़खर जमान है, 5वें पे आपका इफ्तिखार आ गया, तो वाई नॉट के शादाब 6ठे नंबर पे खेल के परफॉर्मेंसेस देते और अपनी 6ठी पोजीशन तो कम से कम कंफर्म करते, क्योंकि टीम में तो वो कभी 7वें पे आ रहे होते, कभी 8वें पे आ रहे होते हैं। उनको पता है, ये सबको पता है कि ना शाहीन शाह अफरीदी को चौथी पोजीशन मिलनी है टीम में, और ना ही शादाब खान को नंबर 4 मिलना है कौमी टीम में। मुझे लगता है उनको शायद ये कॉन्फिडेंस जरूर आया दोनों कैप्टन को कि हमें तो कोई और मौका नहीं मिलता, तो जहाँ जहाँ हम कैप्टन हैं, जहाँ हम खुद फैसले ले सकते हैं वहाँ हम खेलें। मुझे नहीं पता शाहीन की परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं है, लेकिन शादाब ने बहरहाल इस PSL में बड़ा अच्छा कमबैक किया, बॉलिंग में बैटिंग में बॉलिंग में भी उतना एक्स्ट्रा जो उसका हाल रहा है पिछले कुछ अरसे से उससे बेहतर ही रहा है। इस बार उसने उस टीम से बाहर जाने के बाद उसने मेरा ख्याल है अपना एक कहते हैं ना सेल्फ एग्जामिनेशन वो भी की है, बैठा है, और उस सवाल के जवाब में उसने ये बात की है कि उसे भी पता है कि मेरी सिलेक्शन बॉलिंग पे ही नहीं है, टीम में मेरी पता है कि बॉलिंग पे सिलेक्शन होनी है, और वो कहता है यार कि मैं अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूं तो मैं अपना दुश्मन तो नहीं होना, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि मैं किसी तरह बॉलिंग में ही अच्छा करूं। मतलब आप सबको पता है, तो मुझे भी पता है कि मेरी बिल्कुल नहीं, उसकी जो अप्रोच है वो बड़ी पॉजिटिव है। बहरहाल वो अगर चौथे नंबर पर आकर खेल रहा है तो परफॉर्म भी कर रहा है, अपनी टीम को अच्छा, मतलब उसकी चिपिन अच्छा हो, कैमियो ठीक दे रहा है, और उसकी जो
मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अब दुनिया में भी उस लेवल का इस स्लॉट में फील्डर भी कोई नहीं है। दिस यूटिलिटी क्रिकेटर, वो अपनी यूटिलिटी को ज़्यादा साबित करने की कोशिश करे तो मौका मिलता है तो मैं तो इसके हक में हूं। ठीक हो गया जी। खवातीन नौज़ाद, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो जीत की सोच में थोड़ा सा बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग के ऊपर पहले बात करेंगे। मोहम्मद आमिर के ऊपर हमने बात कर ली, उस्मान तारिक के ऊपर बात कर ली, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जिनके हवाले से बात करनी। ज़रा बॉलिंग कार्ड देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सी परफॉर्मेंसेज हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। अबरार इज़ वन थिंग वेरी स्पेशल फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, और अबरार क्योंकि कौमी टीम में भी लूप में है तो वो T20 में मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं अगर कोई ग्रुपिंग ना हुई। आमिर गॉट 4 ओवर्स और 4 ओवर्स में 40 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए। अकील हुसैन वंस अगेन स्पेशल, 4 ओवर्स में 26 रन दिए, विकेट कोई भी इनके नाम नहीं रहा। अबरार 4 में 39, 1 विकेट लिया। तारिक ने 4 ओवर्स में 38 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं किया। वसीम जूनियर 3 ओवर्स में 31 रन, 1 विकेट हासिल की। और साउथ शकील 1 ओवर किया और 10 रन दिए। अच्छा सर, वसीम जूनियर के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वसीम जूनियर भी उतने यूटिलाइज नहीं हो रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स में, रन्स दे रहे हैं। यही वजह है कि उनको पाकिस्तान में भी सिर्फ 12वें या 13वें नंबर पे ही रखा जाता है, ज़्यादा मैचेस नहीं दिए जाते। ओडीआई वर्ल्ड कप में 1-2 मैचेस खेले तो लोगों ने कहा इनको ज़्यादा मैचेस क्यों नहीं दिए जाते, क्योंकि T20 में वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे भी वो एक्सपेंसिव हैं। इवन उस दिन मैंने हसनैन से भी सवाल किया था, हसनैन को भी मौका मिला, तो हसनैन भी रन मशीन ही हैं। सो फास्ट बॉलिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर है आमिर के ऊपर। फास्ट बॉलर्स कोयटा के पास नहीं है और ये एक लूप होल है कोयटा के लिए। हाँ, उनके पास बिल्कुल लूप है। और जिस तरह से आपने बताया कि एज ए फास्ट बॉलर हसनैन भी हैं, पिछले मैच में बैठे हैं डगआउट में, वो भी उन्होंने काफ़ी रन दिए, 54 रन दिए काफ़ी अपनी बॉलिंग में। यही चीज़ होती है कि फास्ट बॉलर को जो है पेस रिड्यूस करना पड़ता है। ऐसी पिचेस पे जहाँ कराची जैसी पिचेस हैं वहाँ पर हर बॉल आपने आके जो है वो पेस से नहीं करना, बैक ऑफ द हैंड करना है, स्लो वन करना है। जैसे आमिर की बात की है, जो एक्सपीरियंस बॉलर है वो पहले से पिच को भाप लेते हैं और देख लेते हैं कि पिच में क्या है, पेस ऑफ करना है या स्विंग करना है बॉल को, या ऑफ द पिच तेज आउट स्विंग करना है। तो जनरली ये चीज़ होती है कि अगर बॉलिंग आप कर रहे हैं तो साइड आर्म एक्शन है मोहम्मद वसीम जूनियर का, और जितनी बॉलें जमान खान की तरह वो मिडिल स्टंप्स में लेके आते हैं। मेरे ख्याल में आउटसाइड ऑफ स्टंप भी करनी चाहिए बॉलें, क्योंकि जितने भी आजकल T20 प्लेयर्स हैं और मॉडर्न क्रिकेट में सारे ऑन पे खेलते हैं शफल करके आगे। रिजवान को अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग, तो वो भी शफल करके आगे ऑन पे खेल रहे होते हैं। सलमान अली आगा हो गए, वो भी ऑन पे खेल रहे हैं। शादाब को देखें फ्लिक करते हैं। तो आप लेंथ वाली बॉल करेंगे तो उस पर पिटाई लगेगी आपको, और थोड़ा सा अगर दूर बॉल करेंगे या ऑफसाइड ऑफ स्टंप करेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है बैटर्स के लिए। तो रन्स को मेंटेन करने के लिए ये भी एक बॉलर का आर्ट होता है कि 4 ओवर में किस तरह मेंटेन करना है मैंने अपनी बॉलिंग को। ठीक हो गया सर। अगर अबरार की बात की जाए, अबरार इज़ वेरी स्पेशल फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, और अबरार को आपको पता है कि लूप में भी है, सिलेक्टर्स की आंखों में भी है, लेकिन उस तरह से अबरार को मौका नहीं मिला ना। वर्ल्ड कप पूरा अबरार को बाहर बैठाया रहा। उसामा मीर को मौका मिला जो कि हर 10 ओवर्स में 70-80 रन देते थे, विकेट भी नहीं लेते थे, लेकिन अबरार को लीड करना अभी पाकिस्तानी के लिए भी डिफ़िकल्ट है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उनको डिफ़िकल्ट रीड करते हैं। तो इब्रार हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं अगर उनको मौका मिले तो। नो डाउट इब्रार को जब भी इंटरनेशनल वेन्यू पे मौका मिला है, ही प्रूव दैट ही इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर। उसको खेलते हुए दुश्वारी रही है, और इस टूर्नामेंट में भी जिस तरह के हमने देखा उसामा मीर या दीगर बॉलर स्पिनर्स को बहुत मार पड़ी है, इब्रार को उतनी मार नहीं पड़ी इन विकेट्स पे जो कि बैटिंग पैराडाइज विकेट थे। तो यहाँ भी किसी न किसी तरह अपने आप को वो बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब दिख रहा है। जहाँ तक आप उसकी यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये सेटबैक था कि उन्होंने एंड टूर्नामेंट से पहले ही सरफराज को कैप्टनसी हटाया गया। क्या सरफराज की एक अच्छी बात ये थी कि कम से कम वो अपनी स्ट्रेंथ का, जिस तरह रिजवान को अपनी स्ट्रेंथ का पता है, उसको जिस तरह वो यूटिलाइज कर, देखें कोयटा मुल्तान सुल्तान की कामयाबी में ठीक है परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन वो अपने हथियारों को किस तरह यूज़ कर रहा है, ये इसका क्रेडिट रिजवान को जाता है, और उसका पूरी इनपुट है उन तमाम परफॉर्मेंस के पीछे जो उसके प्लेयर दे रहे हैं। तो यही बात अगर सरफराज यहाँ कैप्टन रहते इस सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो सरफराज के पास पता है, देखिए एक इंटरनेशनल प्लेयर जो आया है उसकी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, या उसकी ज़्यादा इवन वर्किंग भी नहीं है कि वो किस प्लेयर को कैसे वो देखता है। सरफराज और ये इन सब लड़कों को देख रहा है, इनके साथ चल रहा है, तो उसके होने से ज़रूर फ़र्क पड़ता। वो यूटिलाइज भी ठीक करता, इनको मौके भी ठीक देता, उसे राइट प्लेयर फॉर द राइट मैच एंड राइट प्लेयर एट द राइट स्पॉट को खिलाकर आप उससे रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक, इंजरी भी हुई है, इसकी वजह से अनफिट हो गए बीच में सरफराज। इंजरी भी हुई, लेकिन बहुत सारे मामलात हैं सरफराज के जो कि चल रहे हैं। और थोड़ा सा नज़र डालते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग के ऊपर। सरफराज के हटाने के बाद जो विकेट कीपर रखे हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है कि चांद तोड़ के ला रहे हैं या सितारे तोड़ के ला रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अभी तक वो फेल ही जा रहे हैं। रॉय की बात की जाए तो रॉय 3 रन बनाए उन्होंने 7 गेंदों पे, और रॉय के आजकल जो आउट होने के बाद एक्शंस हैं
वो देखने के काबिल हैं। सऊद शकील 14 रन बनाए 9 गेंदों पे, रूसो ने 10 रन बनाए 9 गेंदों पे, उमर बिन यूसुफ वाज ब्रिलियंट 37 इन 25 डिलीवरीज। ये जो एवेंट्स हैं ये सरफराज की जगह खेलते हैं, माशाल्लाह से इन्होंने भी 1 रन बनाया 2 गेंदों पे, तो इतना तो सरफराज भी कर सकते थे, बल्कि थोड़ा ज़्यादा करते हैं इनसे। नाफे 16 रन बनाने में कामयाब हुए 14 गेंदों पे। अकील हुसैन वंस अगेन फेल हुए, लेकिन अकील हुसैन ने 1-2 मैचेस भी जितवाए, 16 रन बनाए उन्होंने, 6 रन बनाए बैग यू पार्डन, 11 रन बनाए वसीम जूनियर ने, 3 रन बनाए मोहम्मद आमिर ने, अबरार 0, तारिक 0 और यूं 106 रन बना पाई है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। सर सरफराज के ऊपर इन्होंने बात की, सरफराज तो फिर चिप इन करते थे, कोई 20-25 रन बनाते थे 15 गेंदों पे। ये जो विकेट कीपर लाए इनसे बेहतर नहीं था कि वो सजाद अली हैं जो आपके एबटाबाद रीजन से खेलते थे, उनको आजमा लेते, बिस्मिल्लाह खान को आजमा लेते, अपने लड़कों को प्रमोट करते। जिस तरह कराची में टीम साइफर्ड होता रहा, 6 मैचेस में उसने भी 2 50s लगाई हैं, 2 मैचेस में अखलाक ने भी 26-27 रन बनाए, ठीक है। तो अपने ब्रांड को तो हम प्रमोट नहीं कर रहे ना। बिल्कुल करना चाहिए। इमर्जिंग प्लेयर पिछले खेले, हम इमरान मुमताज की बात कर रहे हैं, दूसरे प्लेयर और आगे खेले। इसके बाद उमर बिन यूसुफ जो हैं वो अभी देखें खेल रहे हैं, उनको मौका मिला है 37 रन की। अगर ये भी रन निकाल दें उनके तो चौथे नंबर पे गए वो, तो मेरे ख्याल में 90s पे टीम जो है 85 पे आउट हो जाती है ऐसी पिचेस पे। यही इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ मौका मिल रहा है फ्रेंचाइज की टीम की मैनेजमेंट क्या कर रही है, और ये डिसाइड करे कि आपके प्लेइंग मेंबर्स कौन से हैं, कौन से प्लेयर्स हैं, किनको कहाँ यूटिलाइज करवाना है। फिर नंबर पोजीशन टॉप पे अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान इसलिए है कि रिजवान जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, उनको पता है कि इस ट्रेंड में है, अगले मैच में बॉलर की कमी है, रिप्लेसमेंट बॉलर को लेकर आते हैं, और बैट्समैन की अगर जहाँ पर उनको कमी बेशी बीच में होती है तो वहाँ पर वो क्लिक करते हैं। जॉनसन चार्ल्स को उन्होंने खिलाया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको कि कोयटा में सरफराज को जो आपने ड्रॉप किया है, और पूरा काफ़ी अरसे से वो कैप्टनसी भी करते हुए आ रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो वो स्पिनर पे भी अच्छा खेलते हैं। तो यहाँ पर एक सेटबैक भी रहा कोयटा के लिए, इतनी बड़ी मैनेजमेंट है। शॉन टैट की बात करें, अगर वॉटसन की करें, तो ये कंटिन्यू जो है फ्रेंचाइज का हिस्सा रहे कोयटा के साथ, खेलते भी रहे अपने टेनर में। मोइन खान जो है खुद भी वो जानते हैं कि किस तरह से यूटिलाइज करना है, मगर कहीं ना कहीं मिस्टेक ऐसी हुई है कि जहाँ पर टीम के जो जेसन रॉय स्पेशली कैप्टनसी जो कर रहे हैं, वो जेसन रॉय भी जो है वो जितने बड़े नाम हैं कोयटा में, सरफराज तो मेरे ख्याल है रिटायरमेंट के बाद वो स्क्वाड में भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्टर भी है, कोच भी है, मेंटोर भी है, बॉलिंग कोच भी है। तो नॉर्मली यही देखा गया था, मिसबा जब कप्तानी से हटे थे इस्लामाबाद के कोच बन गए थे, इसी तरह आप लाहौर में भी मिसालें ये देख सकते हैं, लेकिन ये मुझे सरफराज के साथ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सरफराज के साथ जो वैसे एक लेजॉन बना हुआ है, जो एक जॉइंट है, जो ऑनर हैं कोयटा नदीम उमर, वो वैसे एक फैमिली बाउंड है, मैंने उनको देखा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ऐसा ना हो, उनको कहीं ना कहीं किसी रोल में ज़रूर साथ रखेंगे, मैं प्लेइंग मेंटोर रख लें, या कोई ना कोई उसको टीम के साथ रखेंगे, क्योंकि 7-8 साल से सरफराज जो है इस टीम के साथ जा रहे हैं। नहीं, उससे पहले भी उनका क्लब है ये, जो अच्छी सी क्लब से क्रिकेट खेलें, तो क्लब से भी खेलें, इसलिए वो जो कनेक्टिविटी है ना उनकी, वो मेरा ख्याल है सरफराज को वो कहीं भी जाने नहीं देगी, कहीं ना कहीं जरूर जोड़ेंगे मेरा ख्याल। लेट्स हैव अ लुक एट द बॉलिंग कार्ड ऑफ मुल्तान सुल्तान। जिस तरह मैंने पहले बात की थी, मुल्तान सुल्तान के पास बॉलिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। डेविड विले हैं, भरपूर फॉर्म में हैं, आज भी उन्होंने 22 रन दिए और 3 विकेट्स हासिल किए। उसके बाद अली की बात की जाए तो अली ने 35 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। अली के लिए थोड़ा सा अर्ली कॉल थी शाकिर भाई साहब की कि इनको बिल्कुल टीम के साथ भेज दिया जाए, क्योंकि मुल्तान से निकलने के बाद अली वो वाले अली नज़र नहीं आ रहे। जॉर्डन की बात की जाए तो 2 ओवर्स में 12 रन दिए, एक्सीलेंट जॉर्डन, मतलब अभी तक जॉर्डन ही हैं। अब्बास की बात की जाए तो अब्बास ने 3 ओवर्स में 14 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए। उसामा मीर 3.5 ओवर्स 22 रन दिए, 3 विकेट हासिल किए। सो सर बॉलिंग जहाँ तक नज़र आ रही है, बॉलिंग तो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, और इनके पास वैरायटी ऑफ बॉलर्स बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे विली को रन्स पड़ेंगे, पीछे जॉर्डन इनके पास हैं, अली को रन्स पड़ेंगे, पीछे अब्बास इनके पास हैं, इवन उसामा मीर को रन्स पड़ते हैं, इफ्तिखार का ऑप्शन है, खुशदिल शाह का ऑप्शन है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन मुल्तान सुल्तान। बिल्कुल अच्छी फ्रेंचाइज, और जिस तरह से स्टडी बनाई है रिजवान ने, आउटस्टैंडिंग नो डाउट। मैंने वही बताया पहले कि डेविड विली हो गए, फिर अब्बास हो गए, इनके पास ऑप्शंस होते हैं कि पिच को भी रीडिंग कर लेते हैं कि मुल्तान में किस तरह की पिच खेल रही थी, फिर लाहौर में आए तो वहाँ किस तरह का बिहेव कर रहा है पिच, कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे खिलाना है, किस जगह पे। अगेन कराची का उनको पता है, डोमेस्टिक भी खेलते हैं क्रिकेट के लिए, वहाँ पर नॉर्मली जो है स्पिन ट्रैक ही होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि हमें नजर आए पिछले मैच में भी। शुएब मलिक जो है अटैक करने आ गए, सैम अयूब जो है वो अटैक करने ऑफ स्पिन पे। तो यहाँ पर भी अगर देखें अबरार, अकील हुसैन ने हैट्रिक करी है, स्लिप लगा के बॉलिंग हो रही T20 में, मीन्स के पिच का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही जो है डिफरेंट है, और स्पिनर को सपोर्ट कर रहा है। अगेन अबरार को भी देखें तो वो भी कह रहे हैं बॉल कर रहे हैं, और वो बहुत कम प्लेयर होते हैं, बाबर आजम हो गए या रिजवान हो गए जो शफल करके खेलते हैं स्पिनरों पे, शुएब मलिक जैसे। अदरवाइज अगर कोई नया बैटर होता है या बीच में आया हुआ है तो वो फंस जाता है ऐसी पिचों पे। तो यही मुश्किलात जो हैं वो नजर आ रही थी कि स्पिन को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था।
और रिजवान ने बड़े अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया कि अगर हम पहली बैटिंग में 190-80 या इतने रन कर लेंगे तो डेफिनेटली टीम पे प्रेशर जाएगा, तो वो प्रेशर कोयटा में नज़र आ गया आज। सर मोहम्मद अली के हवाले से आपका कमेंट चाहूँगा, क्योंकि मुल्तान में तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, उनकी लेंथ बड़ी स्पेशल थी, विकेट्स उन्होंने लिए, लेकिन जब ही वो मुल्तान से पिंडी पहुंचे या लाहौर भी, इवन उनको लाहौर भी पिटाई हुई, पिंडी भी, उनको 2 ओवर्स में आई थिंक 41 रन उस दिन पड़ गए थे, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। कराची में भी आज उन्होंने रन इतने नहीं दिए, लेकिन मैच की जो सिचुएशन थी इसमें 35 रन भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सो वो जो बात उनके लिए एकदम चल रही थी, आप भी कर रही थी, मैं देख रहा था और भी बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं कि हारिस को रिमूव किया जाए, इनको लाया जाए, तो वो ऑल वेदर बॉलर अभी तक साबित नहीं हुए। देखें, उसको उनको डिस्कस इसलिए हमने किया कि मुल्तान में उनकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल रही, वो उस पहली लेग में टॉप विकेट टेकर रहे, उसके साथ साथ उनका टर्न एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक खेलने का, मुसलसल परफॉर्म करे वहाँ भी, वो भी एक चीज़ सामने आ रही थी। दूसरा वो डिस्कशन में इसलिए आए कि ऑल ऑफ सडन हारिस निकल गए, तो आपको दस्तियाब लॉट में से कोई उनका मुतबादिल देखना था, तो उस वक्त जो परफॉर्म कर रहा होता है ऑटोमेटिकली वो ऊपर बबल करके आ जाता है कि इसको देखो, इसकी परफॉर्मेंस, वो सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस नहीं थी, वो पहले भी परफॉर्म करके टेस्ट खेले थे आखिर, और फिर उसके बाद वो डोमेस्टिक मुसलसल खेल रहे हैं, तो वो जो 4 डे क्रिकेट का उनके पास एक एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, इसलिए उसको हम कंसिडर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो उतने कामयाब नहीं रहे। आज की टारगेट 180 प्लस का लगा हुआ था, और फिर जिस तरह से डेविड विली ने पावर प्ले के दौरान बहुत अच्छी जब वो बॉलिंग कराई, गो कि अली को जब स्कोर पड़ा मोहम्मद अली को, तो बाद में आने वाले अब्बास और उसामा मीर ने दोबारा से उस टीम को गैदर ही उनको टेक ऑफ नहीं करने दिया कि इतने बड़े टारगेट की तरफ जाएं, और वहीं पर उनको जो है वो चोक कर दिया। तो ये बड़ा टारगेट लगाओ, कैप्टन के पास भी एक दिल बड़ा हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है, और बॉलर भी, तो वो उस टारगेट को जो सेट किया था उसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया रिजवान ने, और ये बासानी मैच जीते। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल जी, जो कि क्लियर हो चुके हैं और टॉप की टीम्स पहुंच चुकी हैं क्वालिफायर्स में, और बॉटम की 2 टीम्स ने एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई किया। मुल्तान सुल्तान 10 मैचेस खेले हैं, 14 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है, पेशावर ज़ल्मी 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है, इस्लामाबाद यूनाइटेड 11 के साथ तीसरे नंबर पे है, कोयटा ग्लैडिएटर्स 11 के साथ चौथे नंबर पे है। अब मैं आपको सिचुएशन इसी पॉइंट्स टेबल पे समझा देता हूँ। पहला क्वालिफायर होगा मुल्तान और पेशावर का, जो जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा, जो हारेगा वो इंतजार करेगा कि इस्लामाबाद और कोयटा में से कौन जीतता है उसके साथ खेलेगा। इस्लामाबाद कोयटा के पास अब चांस नहीं है, एलिमिनेटर खेलना है, पहला भी एलिमिनेटर होगा इन दोनों में से, और इन दोनों से जो जीत के जाएगा उसने अगला भी एलिमिनेटर खेलना है। लेकिन मुल्तान सुल्तान और पेशावर के पास चांसेस मौजूद हैं कि वो इसको जो है मैक्सिमाइज़ करें और किसी तरह से फाइनल में पहुंचें, और अब देखते हैं कि कौन फाइनल में पहुंचेगा। कल के प्रोग्राम में हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम एलिमिनेटर के हवाले से भी आएंगे तो डिस्कस करेंगे, फिर क्वालिफायर्स के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इसी वजह से आज डिटेल में हमने PCB के कुछ मामलात को भी डिस्कस किया और साथ ही आपको बता दिया कि सिचुएशन क्या बनती है। शाकिर भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर, एंड हसन रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और शाकिर साहब, अब जो हम आपको डिस्टर्ब करेंगे ना, तो शुक्रिया 2 दफ़ा अदा करेंगे, क्योंकि 11 बजे में और 1 बजे में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।